प्रिय छात्रों, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँ, लाइफ साइकिल पढ़ाऊँ। आपकी डिमांड देखते हुए मैंने सोचा कि आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो आइंसवर्थ साहब ने 1973 में दिया, उसके हिसाब से मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बताऊं। फंजाई एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लासेस में कि इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। फंगस यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस अस्पष्ट होता है। अब इसको जो इसका डिवीज़न है या किंगडम माइकोटा है, फंजाई। फंजाई क्या होता है आपको मैंने डेफिनेशन बताया है। द ग्रुप फंजाई इंक्लूड्स न्यूक्लिएटेड स्पोर बेयरिंग क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली whose somatic structures are filamentous and so on। पिछले इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको फंजाई का डिफिनीशन बताया था। तो ये जीव जो डिफिनीशन में जो मैंने बताया है, इंक्लूड्स न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का मतलब ही है वे जीव जिनमें अस्पष्ट न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लिएटेड कहते हैं। फंगस क्लोरोफिलस होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों ही तरह से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका भी डिफिनीशन मैं पिछले क्लासेस में आपको बताया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। अब इस किंगडम माइकोटा को दो डिवीजन्स में हम बांटते हैं, मिक्सोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड और यू माइकोटा ट्रू फंजाई। अब मिक्सोमाइकोटा को हम ट्रू फंजाई इसलिए नहीं कह पाते हैं कि इसमें जंतु विज्ञानियों और वनस्पति विज्ञानियों या माइकोलॉजिस्ट ये इसको जीव जंतु मानते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। माइकोलॉजिस्ट इसे फंगस इसलिए मानते हैं कि यह क्लोरोफिलस होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, और जब ये बीजाणु बनाता है, स्पोर बनाता है, तो स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल होता है। तो माइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये फंजाई है, न कि एनिमल किंगडम का है। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में जब लगातार बारिश होती रहती है और कोई चिकनी जगह रहती है तो उस पर लसलसा सा पदार्थ दिखाई पड़ने लगता है। वो स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं या सूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। तो वो लसलसा पदार्थ जो है वो सूडोप्लाज्मोडियम है या प्लाज्मोडियम है। इसकी कुछ जातियाँ पौधों में बीमारी भी पैदा करती हैं, जैसे क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, उसमें ये आंतरिक डिसीज़ और काज करता है और बीमारी उत्पन्न करता है। अब मैं आपको यू माइकोटा
के बारे में बता रहा हूँ। प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम एब्सेंट होता है, इसमें कोई लसलसा पदार्थ नहीं बनता है और ये शुरू से जो होते हैं वो सेल वॉल होते हैं। और ये फंगस का एसिमिलेटिव फेज है। ये फंगस का एसिमिलेटिव फेज है। अब एसिमिलेटिव फेज का आप क्या मतलब समझते हैं, मैं आपको बता दूं। फंगस में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं और ये बाहर के भोजन से अपने लायक भोजन तैयार कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम एसिमिलेटिव कहते हैं। ये अपना भोजन थोड़ा बहुत संश्लेषित कर लेता है। तो जो ट्रू फंजाई होते हैं यूमाइकोटा वाले, ये एसिमिलेटिव होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एसिमिलेटिव का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इस मैस्टिगोमाइकोटा सब डिवीज़न को हम दो भागों में बांटते हैं। यूमाइकोटा को हम 5 सब डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। मैस्टिगोमाइकोटिनम, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और यहाँ आप देख रहे हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना। अब मैं आपको मैस्टिगोमाइकोटिना का कैरेक्टर बता रहा हूँ। जिस फंगस में ये कैरेक्टर आपको दिखाई पड़े उसे आप मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर मान सकते हैं। जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना में ये मोटाइल सेल्स उत्पन्न करते हैं जिसे हम जू स्पोर्स कहते हैं। इनमें जू स्पोर होता है और इसका परफेक्ट स्टेट जो होता है, स्पोर जो होता है वो उसको हम ऊ स्पोर कहते हैं। जू स्पोर उन स्पोर्स को कहते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है और ये फ्लैजिला भी अपनी आप बुक में देखिएगा 2 तरह के होते हैं। विप्लस टाइप के होते हैं, टिंसेल टाइप के होते हैं। कुछ स्पोर्स यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ बाईफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो मैस्टिगोमाइकोटिना का जो कैरेक्टर है, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, वो जू स्पोर्स होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और इनकी कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। परफेक्ट स्टेट जो होता है ये टिपिकली ऊ स्पोर होता है। ऊ स्पोर वह स्पोर होता है जो ऊ स्फीयर या ऊ प्लाज्म से विकसित होता है। द स्पोर डेवलप्ड फ्रॉम ऊ स्फीयर और ऊ प्लाज्म इज कॉल्ड ऊ स्पोर। तो मैंने बताया मैस्टिगोमाइकोटिना में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो स्पोर बनता है स्पोरेंजियम के अंदर, वो जू स्पोर्स होते हैं और इसका परफेक्ट स्टेज का जो स्पोर होता है वो ऊ स्पोर होता है। द स्पोर डेवलप्ड फ्रॉम ऊ प्लाज्म या ऊ स्फीयर इज कॉल्ड ऊ स्पोर। अब मैं आपको एक और इसका कैरेक्टर है, इसकी माइसीलियम एसेप्टेट होती है, सिनोसिटिक होती है। ये आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, फिगर भी बताऊंगा। जाइगोमाइकोटिना, इसमें मोटाइल स्पोर एब्सेंट होता है। ये कोई मोटाइल स्पोर नहीं बनाता है, ये ए प्लेनो स्पोर बनाता है जो स्पोरेंजियम के अंदर और इसका परफेक्ट स्टेट जो होता है उसको हम जाइगो स्पोर कहते हैं। द स्पोर डेवलप्ड फ्रॉम बोथ द गैमेटेंजिया इज कॉल्ड जाइगो स्पोर। जाइगो का मतलब ही 2 होता है और इसमें जो स्पोरेंजियम बनता है वो 2 स्पोरेंजियम आपस में मिलके स्पोर बनाते हैं, इसलिए इसे हम जाइगो स्पोर कहते हैं। अब मैं आपको एस्कोमाइकोटिना के बारे में बता रहा हूँ। एस्कोमाइकोटिना में भी मोटाइल सेल्स एब्सेंट होते हैं।
परफेक्ट स्टेट में ये जो स्पोर बनाता है उसको एस्कोस्पोर कहते हैं। और ये एस्कोस्पोर जो होते हैं एक ब्लैडर जैसी रचना में सामान्यतया 8 की संख्या में होते हैं। चूँकि ये स्पोर्स एस्कस के अंदर बनते हैं इसलिए इनका नाम एस्कोस्पोर है और ये एस्कोमाइकोटिना का मुख्य कैरेक्टर है। चौथा सब डिवीज़न जो है बेसिडियो माइकोटिना है। इसमें भी मोटाइल सेल्स एब्सेंट होते हैं, कोई जू स्पोर इसमें नहीं होता है और परफेक्ट स्टेट में ये बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। आगे चल कर के एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर में क्या समानता है और क्या असमानता है मैं आपको बताऊंगा। जो 5वां सब डिवीज़न है ये इसमें भी मोटाइल सेल एब्सेंट होता है। तो इस तरह से यूमाइकोटा को हम 5 सब डिवीज़न में बांटते हैं। मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। यदि आपको वीडियो में चित्र साफ दिखाई पड़ रहा हो तो आप अपने नोटबुक पर इसी तरह से लिख लें और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। अब मैं आपको एक बार पुनः इन सब डिवीज़न्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं इसमें। पहले कॉलम में मैंने सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना यहाँ लिखा हूँ, यहाँ जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। सब डिवीज़न में मैस्टिगोमाइकोटिना में जो माइसीलियम होती है एसेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है, COENOCYTIC सिनोसिटिक और एसेप्टेट। मैस्टिगोमाइकोटिना के हाइफा में तंतु में इसका हाइफा होता है, आपको पहले क्लास में बताया हूँ पिछले क्लासेस में। तो मैस्टिगोमाइकोटिना में जो हाइफा बनता है माइसीलियम जो इनकी होती है एसेप्टेट होती है, क्रॉस वाल नहीं बनता है। क्रॉस वाल जहाँ ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं वहाँ बनता है, या जहाँ कहीं टूट फूट हो जाती है वहाँ सेप्टा बनता है। तो ये सामान्यतया एसेप्टेट होते हैं। और सिनोसिटिक का मतलब इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर वो होमोजीनियसली स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए इनको हम सिनोसिटिक कहते हैं। अब मैं जाइगोमाइकोटिना के माइसीलियम के बारे में हाइफे के बारे में बता रहा हूँ। ये एसेप्टेट होता है और एस्कोमाइकोटिना में सेप्टेट होता है, बेसिडियोमाइकोटिना में सेप्टेट होता है और ड्यूटेरोमाइकोटिना में सेप्टेट होता है। अब मैं सेल वॉल के बारे में बता रहा हूँ। मैस्टिगोमाइकोटिना के जो मेंबर्स हैं इनकी दीवार जो है सेलुलोज और ग्लूकेन की बनी होती है। जाइगोमाइकोटिना में सेलुलोज और काइटोसान का बना हुआ होता है। जाइगोमाइकोटिना में, एस्कोमाइकोटिना में काइटिन एंड ग्लूकेन का बना होता है। बेसिडियोमाइकोटिना में काइटिन की सेल वॉल होती है और ड्यूटेरोमाइकोटिना में काइटिन की सेल वॉल होती है। अब मैं आपको एसेक्सुअल स्पोर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैस्टिगोमाइकोटिना में मोटाइल जाइगोस्पोर बनता है, प्लेनोस्पोर बनता है और जाइगोमाइकोटिना में एप्लेनोस्पोर बनता है, प्लेनोस्पोर नहीं बनता है। और
जो इसके स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, जिनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स उनसे निकलता है। एस्कोमाइकोटिना में एस्कोस्पोर, एसेक्सुअल स्पोर जैसे जाइगोस्पोर नहीं बनता है, एप्लेनोस्पोर बनता है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के रचनाओं में बनता है। कुछ तो फ्री होते हैं, माइसीलियम उनके सिरे या किनारे बनता है, या ये सिनेमा बनाता है, या स्पोरोडोकियम बनाता है, पिकनियम बनाता है, पिकनिडी और एसरबुलस बनाता है। इस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज़ बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है। यदि आप उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन अवश्य समझ में आएगा। इसके बाद बेसिडियोमाइकोटिना में ब्लास्टोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। आपको बताया हूँ ब्लास्टोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है। द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर्स, या बाय बडिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर। फ्रेगमेंटेशन से जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम आर्थ्रोस्पोर कहते हैं। तो बेसिडियोमाइकोटिना में ये ब्लास्टोस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर बनता है। आपको बताया था कि फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 प्रकार से होता है: फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन और कोनिडियम फॉर्मेशन। तो बेसिडियोमाइकोटिना में ब्लास्टोस्पोर्स और आर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं, इससे आप पहचान सकते हैं। इसके बाद ड्यूट्रोमाइकोटिना में भी सभी स्पोर एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। कोई भी स्पोर इसमें प्लेनोस्पोर नहीं होता है, जू स्पोर नहीं होता है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो ब्लास्टोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, कोनिडिया ये बनते हैं। इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ मैं पुनः बता दूं, इनकी कुछ तो स्पोर्स फ्रीली माइसीलियम के सिरे और किनारे पे बनते हैं। जिस माइसीलियम पर ये बनते हैं उनको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। अब ये कोनिडियोफोर्स अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह की रचनाएं बना लेती हैं। कुछ में कोनिडियोफोर्स नीचे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एकदम फ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन उनका ऊपरी सिरा खुला रहता है जिस पर एक एक कोनिडिया बना होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को पिछले क्लास में बताया, इसे सिनेमा कहते हैं। कुछ जातियों में कोनिडियोफोर आपस में बिल्कुल फ्यूज्ड रहते हैं, गद्दीदार रचना बनाते हैं, उन पर कोनिडिया बनता है। उनको उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरोडोकियम कहते हैं, और इस पर माइक्रो कोनिडिया और मैक्रो कोनिडिया बनते हैं। आपको पिछला क्लास थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, देख लीजिए। इसके बाद कुछ ऐसे उनकी जातियां हैं जिनमें एसरवुलस बनता है, खुली कालीन जैसी रचना बनती है जिस पर बहुत पास पास कोनिडियोफोर बनते हैं और उन पर कोनिडिया बने रहते हैं। इसी प्रकार कुछ जातियों में फ्लास्क जैसी रचना होती है जिसके पेंदे में कोनिडियोफोर होता है और उसके सिरे पर कोनिडिया लगे रहते हैं। इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाने वाले और सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, जिन जिन फंगस में सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतया नहीं देखा जाता है,
उनको सभी को एक कृत्रिम रूप से एक सब डिवीज़न में रख दिया गया। उसका नाम हो गया ड्यूट्रोमाइकोडना। किसी किसी बुक में आपको फार्म डिवीज़न, फार्म क्लास, फार्म आर्डर, फार्म फैमिली इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब वो कृत्रिम रूप से एक अलग से सब डिवीज़न जिसे ड्यूट्रोमाइकोडना कहते हैं उसमें रखा गया। अब मैं आपको और भी मैं आपको इन पांचों डिवीजन्स के कैरेक्टर बता रहा हूँ। जैसे ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बाजी, तो ये मैस्टिकोमाइकोडना में ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है, एब्सेंट होता है। जाइगोमाइकोडना में एब्सेंट होता है और एस्कोमाइकोडना में एब्सेंट होता है और बेसिडियोमाइकोडना में प्रेजेंट होता है और ड्यूट्रोमाइकोडना में प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल स्पोर जो मैस्टिकोमाइकोडना में बनता है उसको हम ओ स्पोर कहते हैं। जाइगोमाइकोडना में जो स्पोर बनता है उसको जाइगो स्पोर कहते हैं। एस्कोमाइकोडना में जो स्पोर बनता है उसको हम एस्को स्पोर कहते हैं और बेसिडियोमाइकोडना में जो स्पोर बनता है उसे हम बेसिडियो स्पोर कहते हैं। और ड्यूट्रोमाइकोडना में जो फ्रूटिंग बॉडी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतया होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। अब मैं लास्ट में आपको सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो मैस्टिकोमाइकोडना में एब्सेंट होता है, बेसिडियोमाइकोडना में एब्सेंट होता है, लेकिन एस्कोमाइकोडना में एस्कोकार्प बना होता है। और ये एस्कोकार्प सामान्यतया 3 तरह के होते हैं, क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम। इसके अलावा ये लाक्यूल्स में भी एस्कस बनाते हैं। वो ट्रू फ्रूटिंग बॉडी तो नहीं होती है, लेकिन वो पेरीथीसियम जैसी दिखती है। वो एस्कोस्ट्रोमा के अंदर जो डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, उसमें एस्कस बनता है और वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उत्पन्न करता है कि ये पेरीथीसियम है, लेकिन पेरीथीसियम से भिन्न इसलिए है कि वो एस्कोस्ट्रोमा के डिप्रेशंस में, गड्ढे में बनता है और उसके जो एस्कस होते हैं बाई ट्यूनिकेट होते हैं, दोहरी दीवार वाले होते हैं। और ड्यूट्रोमाइकोडना में सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। छात्रों, आप मोटे तौर पर सब डिवीज़न के स्तर तक फंगस का क्लासिफिकेशन आप जान गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जिससे कि मैं अगले वीडियो जो क्लासिफिकेशन के लिए बनाऊंगा सबसे पहले आपके सवालों का जवाब दूंगा, उसके बाद आगे मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। तो यदि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अन्य अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और देखें और मुझे बताएं। आप जैसा आपका रिएक्शन होगा, यदि अच्छा होगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और भी मैं क्लासेस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।